है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, एंड दिस इज एक्सक्लूसिवली अबाउट द मुगल रूलर्स। इसमें हम मुगल रूलर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो अपने आप को क्या किस तरीके से वो रूल करते थे, और उनके इस पीरियड के बारे में सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देने वाला जो टेक्स्ट है, जो लिटरेचर है, जो बुक्स हैं, वो कौन सी हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इन ऑल हम अकाउंट्स, जो मुगल किंग्स के जो अकाउंट्स हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने चीज नहीं है ना, मुगल किंग्स के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमने जैसे अगर हड़प्पा के बारे में पढ़ा तो वो तो बहुत पुराना टाइम था, हमने विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ा तो वो पुराना था क्योंकि वो डिक्लाइन हो चुका था। उसके लिए तो हमें जो सोर्सेज अवेलेबल हुए एक्सकवेशंस के दौरान, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने जो हमें बताया, वो है। इसमें किंग्स एंड क्रॉनिकल्स में, इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए हमारे पास टेक्स्ट अवेलेबल है, और वो जो टेक्स्ट अवेलेबल है उन टेक्स्ट में से जो सबसे ऑथेंटिक टेक्स्ट हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जाती है होल मुगल रूलर्स के बारे में, वो हमारे पास जो है बुक्स कौन सी हैं, उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम जब स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, तो हम ये पढ़ेंगे कि सबसे पहले, जब भी जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मैं आपको यही बताती हूँ ना कि जो रूलर्स हैं, या क्या बोलते हैं किंग्स हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, चाहे वो हमने जो है क्या बोलते हैं पिछले चैप्टर्स में जितने भी रूलर्स के नाम हमने पढ़े हैं, वो हमने यही देखा है ना कि रूलर अपने आप को डिवाइन समझते हैं। रूलर जो भी है, किसी भी एम्पायर का जो रूलर है, वो अपने आप को डिवाइन रूलर समझता है, वो अपने आप वो समझता है कि उसको गॉड ने स्पेशल जो है ना पावर दी है, स्पेशल उसको मतलब डिवाइनली पावर्स उसको दी है टू कंट्रोल ओवर द पीपल, और लोगों पर इसीलिए वो कंट्रोल कर पाता है। तो सेम फिलोसफी, सो सेम जो उनकी साइकोलॉजी, सेम मेंटेलिटी यहाँ पे मुगल रूलर्स की भी है। और ब्रिटिश रूलर्स जब इंडिया पे रूल कर रहे थे तो वो भी अपने आप को यही समझते थे कि वी आर सुपर पावर, हम जो बहुत जो है ना बहुत एबल है, हम कैपेबल हैं, और इसीलिए भगवान ने हमको स्पेशल पावर्स दे करके भेजा है कि हम दूसरे लोगों पर आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इन द सेम वे द रूलर्स ऑफ द मुगल एम्पायर saw themselves as appointed by divine will, है ना, divine will to rule over a large and heterogeneous populace। एक बड़ी एक बहुत बड़े एरिया पर कंट्रोल करेंगे, और हेट्रोजेनस पॉपुलेस मींस कि पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट कल्चर्स एंड डिफरेंट रिलीजन्स विल बी कंट्रोल्ड बाय द मुगल रूलर्स। तो ऐसा ये लोग मानते थे कि इनको डिवाइन पावर्स है एंड दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, कैपेबल ऑफ रूल, तो इसलिए वो रूल करने के कैपेबल हैं। Although this grand vision was often circumscribed by actual political circumstances। अब देखो कि किस्मत से ऐसा हुआ, लकीली ऐसा कह सकते हैं हम, कि जैसा वो कहते थे, जैसा वो सोचते थे, उस समय की जो सरकमस्टांसेस थी वो इस तरह की बन गई कि जो वो सोच रहे थे कि वो डिवाइन रूलर है, डिवाइन विल के अकॉर्डिंग वो रूल कर रहे हैं, तो ऐसा साबित भी हुआ। जो सिचुएशंस थी, जो सरकमस्टांसेस थी, उन सरकमस्टांसेस से ऐसा प्रूव हुआ। One way of transmitting this vision was through the writing of dynastic histories। और फिर क्या था कि इस जो एक मतलब जो विजन है, जो मतलब एक तरीका है कह सकते हैं यहाँ पर, कि जो वो रूल कर रहे हैं उसको जो क्लैरिफाई करता है, जो उसको प्रूव करता है, वो क्या है, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज, माने द हिस्ट्रीज व्हिच वर रिटन इन दिस पीरियड। द मुगल किंग्स कमीशन कोर्ट हिस्टोरियंस टू राइट अकाउंट्स। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ मुगल किंग्स जो है वो अपने कोर्ट में अपॉइंट करते थे लोगों को, कमीशन करना माने उनको अपॉइंट करना, अपॉइंट करते थे हिस्टोरियंस को, या जो कोर्ट में कोर्टियर्स होते थे, उनमें से जो लोग कैपेबल होते थे लिखने के,
उनको कमीशन करते थे, उनको अपॉइंट करते थे, उनको काम देते थे कि वो उनके बारे में लिखे, उनके रूल के बारे में लिखें, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखें, एंड वॉट एवर दे विश टू राइट। कौन? रूलर्स। जो वो लिखवाना चाहते थे वो लिखवाते थे उनसे, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट नहीं लिखते थे ना। इंडिपेंडेंट क्यों नहीं लिखते थे? बिकॉज देवर कमीशन, बिकॉज उन लोगों को काम दिया गया था, उन लोगों को कहा जाता था, उनको अपॉइंट किया जाता था, एंड हु अपॉइंटेड देम? द रूलर्स अपॉइंटेड देम। तो हाउ कैन दे गो बियॉन्ड द विश ऑफ द रूलर? तो वो रूलर जो कहते थे वो उन्हीं के हिसाब से लिखा करते थे। दीज अकाउंट्स रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ द एम्परर्स टाइम। तो एम्परर के टाइम के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते थे उनको वो लिखा करते थे। In addition, their writers collected vast amounts of information from the regions of the subcontinent to help the rulers govern their domain. और क्या करते थे कि जो राइटर्स थे वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करते थे। जैसे सपोज करो कि भाई कोई भी रूलर है, तो वो रूलर जो है वो किसी भी कैपिटल सिटी में ही रहेगा ना। अब जैसे मान लीजिए कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो दिल्ली में है। अब दिल्ली के अलावा जो है ना वो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ जो गवर्नमेंट है वो इंफॉर्मेशन कहाँ से कैसे कलेक्ट करेगी? अब तो हमारे पास सोर्सेज है कि हम जो है वो दूसरे एरियाज में, दूसरे रीजन्स में भी हमारे पास जो है ना वो गवर्नमेंट है, तो वो हमें हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। लेकिन जब पहले ऐसा नहीं था, तो रूलर्स को हेल्प कौन किया करता था? जो राइटर्स थे वो हेल्प किया करते थे। वो बहुत इंफॉर्मेशन गैदर करते थे। अब इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए दे देमसेल्व्स डिड नॉट गो और मूव टू डिफरेंट प्लेसेस। In fact, they appoint other persons who move to different places and gather information which they used to write. Who used to write? The writers used to write. वो उनको लिखा करते थे, वो आके उनको बताते थे। और पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो भी आसपास के रीजन्स है, वहां पर जो भी क्या बोलते हैं रूलर्स है, या जो भी काम हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन है, या वट एवर वॉज द work, whatever was the important events, they were recorded by the writers. Modern historians writing in English have termed this genre of text chronicles. देखिए ये जो chronicles word है, this is a modern word, and इसको आज हम जो मतलब उस समय जो हिस्टोरियंस ने लिखा, उस समय के जो राइटर्स ने लिखा, उसको आज हम क्या कहते हैं? क्रॉनिकल्स कहते हैं। उसको आज हम मॉडर्न टाइम्स में उसको क्रॉनिकल्स कहते हैं, क्योंकि ये जो क्रॉनिकल वर्ड है ये मॉडर्न टाइम में यूज किया जा रहा है। इस तरह की हिस्ट्रीज को जब लिखा गया तो उसे हमने नया वर्ड दिया और वो हमने कहा उसे क्रॉनिकल्स। एज दे प्रेजेंट अ कॉन्टिन्यूस क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स। मतलब उनको हमने क्रॉनिकल्स इसलिए कहा बिकॉज दे प्रोड्यूस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स। जो भी इवेंट्स हुए हैं उनको हम टाइम टू टाइम बताते हैं। जैसे 1526 में जो है ना पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ, 1556 में पानीपत का सेकंड बैटल हुआ, 1761 में थर्ड बैटल हुआ। तो ये रिकॉर्ड किया गया है, ये रिकॉर्ड किया गया है, और ये रिकॉर्ड जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कहा गया है। माने पहले हमने जो है ना पानीपत की तीसरी लड़ाई नहीं बताई है, पहले हमने पानीपत की पहली लड़ाई बताई है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। Chronicles are an indispensable source for any scholar wishing to write a history of the Mughals. और ये जो chronicles हैं ये हमारे पास एक important source है कि अगर कोई भी मुगल रूलर्स के बारे में कुछ लिखना चाहता है तो these chronicles help them to gather information in a chronological order. At one level, they were a repository of factual information. एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बिकॉज दे वर रिटन एट द टाइम व्हेन द रूलर्स वर रूलिंग। आई बात समझ में? ये उसके बाद नहीं लिखे गए हैं। जैसे अगर हम इस समय पे प्रेजेंट है,
और इसी समय पर ये बातें लिखी जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारे सामने लिखी गई हैं। ये हमारे बाद में नहीं लिखी गई है कि हमारे जो है ना खन्ना होने के बाद में इनको लिखा गया हो, तो कह सकते हैं कि इसमें कुछ गलत हो सकता है या इसमें कुछ जो है ना ऊपर नीचे हो सकता है, तो ऐसा इसमें हमें देखने को नहीं मिलता है। हाँ, एक ज़रूर बात कह सकते हैं कि जब रूलर्स अपने बारे में खुद अपने सामने लिखवा रहे हैं और उसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, तो वो वही बातें लिखवाएँगे ना जो अच्छी हैं। तो सारी बातें वो ऐसी नहीं लिखवाएँगे ना जो नेगेटिव उनके जा सकती हैं। और वो वही बातें लिखवाएँगे ना जो वो चाहते हैं कि उनके न रहने के बाद में उनके बारे में लोगों को कौन-कौन सी बात a repository of factual information about the institutions of the Mughal state painstakingly collected and classified by individuals closely connected with the court. At the same time, these texts were intended as conveyors of meanings that the Mughal rulers sought to impose on their domain. अब यहाँ पर क्या है कि जो टेक्स्ट जो लिखे गए हैं, तो मतलब उनमें क्या मीनिंग मतलब वो क्या कन्वे करना चाहते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दे वांट टू गिव, वो किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो देना चाहते हैं। ये मुगल रूलर्स के बारे में ये भी बताया गया, सॉट टू इम्पोज ऑन देयर डोमेन, और वो अपने मतलब जो डोमेन अपना जो रीजन है, अपना जो एरिया है, वो किस तरह की जो है ना इंफॉर्मेशन उन लोगों को देना चाहते हैं थ्रू देयर histories, through their writings. They therefore give us a glimpse into how imperial ideologies were created and disseminated. तो ये हमें क्या बताते हैं कि ये जो राइटिंग्स हैं ये हमें एक जो है ना ग्लिम्स देते हैं, ये हमें एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं, मतलब एक झलक देते हैं। कैसी झलक देते हैं कि जो इंपीरियल आइडियोलॉजीज थी वो किस तरीके से जो है मतलब पूरे एरिया में, पूरे डोमेन में, पूरे किंगडम में कैसे फैलती थी, उनको कैसे स्प्रेड किया जाता था, कैसे उनको फैलाया जाता था। This chapter will look at the workings of this rich and fascinating dimensions of the Mughal Empire. इस पूरे चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप लोगों को क्या समझ में आया? Till now I have explained you that what is the meaning of chronicles and why do the rulers appoint or commission the writers to write about their rulings. उनको क्यों जो है वो रूलिंग्स के बारे में लिखने के लिए कहते थे, एंड हाउ डू द राइटर्स गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द rule or about the different domains or about the different regions of the subcontinent. ये आप लोगों ने पढ़ लिया, समझ में आ गया आप लोगों को। तो द मुगल्स एंड देयर एम्पायर, मुगल्स एंड देयर एम्पायर, इसमें अब हम जो है ना स्टार्ट करेंगे इसको। बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को इसमें से मिलेगी, एंड आप जो है इसको घर में एक बार फिर से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को ये पक्का हो जाए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो मुगल्स एंड देयर एम्पायर मतलब मुगल्स और उनका एम्पायर, इसके बारे में अब हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो मुगल वर्ड है ये कहाँ से आया। हु वर मुगल्स, मुगल्स कौन थे, मुगल रूलर्स किसको कहा जाता था, मुगल कौन लोग थे मुगल रूलर्स, ठीक है। द नेम मुगल डिराइव फ्रॉम मंगोल, हमने ये नॉर्मैडिक एम्पायर पढ़ा था क्लास 11 में। तो जो मंगोल थे, ये जो मुगल वर्ड है ये मंगोल का ही बिगड़ा हुआ रूप है, ठीक है। मंगोल जो है वो बाद में मुगल बन गए। Though today the term evokes the grandeur of an empire. When we say that Mughal rulers, Mughal empire, तो हम जब मुगल की बात करते हैं तो हम एक बहुत बड़े एम्पायर की बात करते हैं। ये जो मुगल वर्ड है, ये वर्ड जो है वो एक पूरे एम्पायर को डिनोट करता है जो कि बड़ा ही लार्ज था, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था और कंटिन्यूअसली बहुत टाइम तक इन लोगों ने रूल किया। कंटिन्यूअसली काफी लंबे टाइम तक मुगल्स ने रूल किया। तो अब अगर हम मुगल वर्ड यूज करते हैं तो मुगल जो है वो सारे जो इस
पीरियड में रूलर्स थे, उन सबके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है मुगल। ठीक है, तो हम एक एक रूलर को डिनोट न करके हम उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, वो कहते हैं हम मुगल्स। तो मुगल रूलर अगर हम कहते हैं, मुगल एम्पायर अगर हम कहते हैं, तो हम बाबर से शुरू करके और जो है ना बहादुर शाह जफर तक चले जाते हैं। ठीक है, इट वॉज नॉट द नेम द रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी चूज फॉर देमसेल्व्स। मतलब कि दो टुडे द टर्म evokes the grandeur of an empire, it was not the name the rulers of the dynasty choose for themselves। उन्होंने अपने आप ये जो है ना वर्ड चूज नहीं किया था, सिलेक्ट नहीं किया था। दे रेफर टू देमसेल्व्स एज टिमुरिड्स। ये क्या थे? ये अपने आप को टिमुरिड्स कहते थे, टिमुरिड्स थे ये। टिमुरिड्स कौन से? एज डिसेंडेंट्स ऑफ द टर्किश रूलर। जो मुगल्स थे, दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ द टर्किश रूलर, माने तुर्की रूलर्स के ये डिसेंडेंट्स थे, उत्तराधिकारी। ठीक है, रूलर तिमूर, तैमूर जो है वो कौन था? एक तुर्की रूलर था। तैमूर एक तुर्की रूलर था और उस तैमूर के ये उत्तराधिकारी थे। ऑन दी पैटर्नल साइड, माने फादर साइड से, पैटर्नल साइड माने फादर साइड से, दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ द टर्किश रूलर तैमूर, जिसे हम तैमूर भी कहते हैं, तैमूर लंग, याद अगर आ गया हो तो आपको। ठीक है, तो ये मुगल्स जो है, these were the descendants of the Turkish ruler Temur from the paternal side। समझ में आ गया? पैटर्नल साइड से ये तैमूर थे जो कि तुर्की रूलर थे। अब दूसरा आएंगे हम, और पैटर्न से बाबर द फर्स्ट मुगल रूलर, और बाबर जिसका पहला मुगल रूलर था, क्योंकि बाबर ने ही मुगल रूल की स्थापना की थी। अच्छा, दूसरा हम पढ़ेंगे, was related to मुगल रूलर was related to चंगेज खान from his mother साइड। और मदर साइड से वो किससे रिलेट करते थे? मदर साइड से वो रिलेट करते थे चंगेज खान से। और ये चंगेज खान कौन था? एक मंगोलियन रूलर था। चंगेज खान कौन था? एक मंगोलियन रूलर। याद आ गया है ना आप लोगों को? तो मदर साइड से वो चंगेज, मंगोलिया को के चंगेज खान के डिसेंडेंट्स थे, और फादर साइड से वो जो है टर्किश रूलर तैमूर के डिसेंडेंट्स थे। तो देखो, ध्यान रखना आप लोग, है ना, अभी मैं एक बात बता रही हूँ आपको कि टर्किश रूलर और मंगोलियन रूलर, ठीक है, नोमेडिक रूलर, चंगेज खान, तैमूर और चंगेज खान, इन दोनों के डिसेंडेंट्स थे मुगल्स। और दोनों ही कैसे थे? बारबरिक। दोनों ही कैसे थे? बारबरिक, लड़ाकू, कत्लेआम मचाना, लोगों को मारना, खून खराबा करना, ये इनका क्या था? ये इनका काम था। He spoke Turkish and referred derisively to the Mongols as barbaric hordes। इनको जो है ना, he spoke Turkish, मतलब वो टर्किश भाषा बोलता था, एंड रेफर डेरिसिवली टू द, मतलब जो है ना एक बड़े पार्ट जो था ना, एक जो बड़ा पार्ट था उसको जो है ना, मतलब एक, जैसे कहते हैं ना हम हंसी के रूप में जो हम कहते हैं, उपहास किसी का हम करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि ये कौन से थे? जो है ना बारबरिक थे। तो हमारे हिसाब से जो मुगल्स थे वो कौन हो गए? बारबरिक हो गए। ये उपहास नहीं, हमारे लिए तो वो सही था। ठीक है, ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी यूरोपियंस यूज द टर्म मुगल। 16th सेंचुरी में यूरोपियंस ने मुगल वर्ड को यूज किया टू डिस्क्राइब द इंडियन रूलर्स ऑफ दिस ब्रांच ऑफ द फैमिली। बाबर से लेकर के और बहादुर शाह जफर तक का जो ब्रांच था पूरा, उस के जो रूलर्स थे उनको डिनोट करने के लिए यूरोपियंस ने जो टर्म यूज की उसका नाम था मुगल्स। वो उसको मुगल्स कहते थे। ठीक है, ओवर द पास्ट सेंचुरी द वर्ड हैज बीन फ्रीक्वेंटली यूज्ड, इवन द नेम मोगली। मोगली तो नाम सबने सुना होगा ना, मोगली जंगल बुक का हीरो। ये जंगल बुक किसने लिखी थी? रूडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी। जंगल बुक एक बुक का नाम है जिसको रूडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी। और ये जो रूडयार्ड किपलिंग थे, इनका जो ये हीरो था मोगली, ये जो मोगली वर्ड है ये भी मुगल से ही आया था, ऐसा कहा जाता है। ऐसा
कहा जाता है। इवन द नेम मोगली द यंग हीरो ऑफ रुडयार्ड किपलिंग जंगल बुक इज डिराइव्ड फ्रॉम द मुगल्स, ये भी मुगल से ही आया है ऐसा कहा जाता है। ठीक है। The empire was carved out of a number of regional states of India through conquest and political alliances between the Mughals and the local chieftains. When Barbar came to India, तो पहली बार आने के बाद यहाँ लोकल रूलर्स थे या जो चीफ्स थे उनको उसने हराया और हरा करके उसने उनकी जगह पर रूल किया। फिर अपने आसपास के जो एरियाज थे, जो आसपास के रीजन्स थे, वहाँ के जो लोकल रूलर्स थे या जो चीफ्स थे, उन लोगों को उन्होंने हराया। उनको जो है ना धीरे धीरे वो हराते चले गए और अपने एरिया को जो है वो बढ़ाते चले गए, उनका एरिया बढ़ता चला गया। ठीक है। अच्छा, फिर द एम्पायर वॉज कार्व्ड आउट ऑफ ए नंबर ऑफ रीजन, मतलब उनमें से निकाला गया था, उनमें से बनाया गया था, उनमें से उसको जो है ना डेवलप किया गया था। थ्रू कॉन्क्वेस्ट, जीत करके, लड़ाइयां करके, है ना, लड़ाइयां करके अपने रीजन में उसको मिला लेना, ये हुआ कॉन्क्वेस्ट के द्वारा। एंड पॉलिटिकल अलायंसेस, और पॉलिटिकल अलायंसेस माने किसी के साथ समझौता कर लेना, संधि कर लेना और उसको अपने साम्राज्य में मिला लेना, उसको अपने एम्पायर में शामिल कर लेना। इस तरीके से अपने एम्पायर को उन्होंने बहुत बड़ा बना लिया, विस्तार कर लिया, उसको एक्सपैंड कर दिया। एंड लोकल chieftain, the founder of the empire, Jahiruddin Babur. Jahiruddin Babur, he was the founder of the Mughal Empire, was driven from his Central Asian homeland. ध्यान रखना इस बात का कि बाबर when came to India, he was driven from his homeland. उसको वहां से भगा दिया गया था, उसको वहां से भगा दिया गया था और यहाँ आके उसने शेल्टर लिया था, यहाँ आके उसने शरण ली थी। फरगना उसकी होमलैंड का नाम था, उसकी होमलैंड का नाम था फरगना। बाय द वेरिंग उज्बेक्स, उज्बेकिस्तान में जो उज्बेक्स रहते हैं, उज्बेक्स उस समय उज्बेकिस्तान नहीं था, पूरा एक ही पार्ट था वो। तो उज्बेक्स ने फरगना से जहीरुद्दीन बाबर को भगा दिया था और उसकी जगह पर कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, उज्बेक्स ने वहां पर फरगना पे कंट्रोल कर लिया था। ठीक, इन ही फर्स्ट एस्टेब्लिश हिमसेल्फ एट काबुल, पहले वो काबुल पहुंचा, फिर काबुल में भी उसको जगह नहीं मिली, तो उसके बाद जो है ना वो कहाँ आ गया, उससे जो है ना वो वेस्ट की तरफ बढ़ता चला गया। इन दिस वे ही केम टू दिल्ली, इस तरीके से वो दिल्ली के आसपास के एरिया में पहुंच गया। And then in 1526 pushed further into the Indian subcontinent in search of territories and resources to satisfy the needs of the members of his clan. और अब ये लोग जो आते थे, तो बाबर अकेला थोड़ी आया था, अपने साथ में सैनिकों को लेकर के आते थे, अपने साथ में सेनाएं लेकर के आते थे, अपने साथ में और लड़ाकुओं को लेके आते थे। तो इस तरीके से जो है वो पहले तो काबुल पहुंचा, फरगना से वो पहले काबुल पहुंचा, काबुल से फिर वो और वेस्ट की तरफ आ गया और वो दिल्ली के आसपास के रीजन में पहुंच गया। ठीक है, तो उज्बेक्स ने उसको वहां से भगा दिया था और इसीलिए वो जो है यहाँ पे शरण लेने के लिए आया था। उसका जो सक्सेसर था उसका नाम था हुमायूं, नसीरुद्दीन हुमायूं। तो जो नसीरुद्दीन हुमायूं थे, ये 1530 से लेके 1540 तक, एक फेज तो था इनका 1530 से लेके 1540 तक, और जो दूसरा फेज था वो था 1555 से लेके 1556 तक। माने 1530 से 1540 तक एक फेज था यहाँ पर इनका, मतलब पहला चरण था, उसके बाद इनको यहाँ से भगा दिया था। फिर ये दोबारा यहाँ आए थे, फिर जो है ये हुमायूं यहाँ दोबारा आया था 1556 में, और 1555-56 में दोबारा यहाँ आया था। ठीक है, His successor Nasiruddin Humayun 1530 to 40 and 1555 to 56 expanded the frontiers of the empire. उसने फिर इसकी सीमाओं का विस्तार किया, उसके रीजन्स का विस्तार किया, but lost it to the Afghan leader शेरशाह सूरी। किससे हार गया था? शेरशाह सूरी से हार गया था। Who drove him into exile, और फिर बाद में उसको शेरशाह सूरी ने इसको भगा दिया, इसको जो है ना शेरशाह सूरी ने इसको भगा दिया, एग्जाइल माने इसको जो है ना देश निकाला दे दिया। हुमायूं took refuge in the court of the Safavid ruler of Iran.
फिर हुमायूं ने जो है ना कहाँ शरण ली जाकर के, सफाविद रूलर ऑफ ईरान। ईरान के जो रूलर्स थे उनका नाम था सफाविद्स। ईरानियन एम्पायर जो था उसके जो रूलर्स थे उनको सफाविद रूलर्स कहा जाता था। इन 1555 हुमायूं डिफीटेड द सूर्स बट डाइड ए ईयर लेटर। 1555 में इसने जो है सूर्स को हरा दिया, लेकिन अगले ही साल जो है उसकी डेथ हो गई। ठीक है, अगले साल उसकी डेथ हो गई। तीसरा जो आया वो कौन आया? जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन अकबर का जो पीरियड था वो कहां से कहां तक शुरू हुआ? 1556 से। 1556 से 1605 तक का इनका पीरियड था। 1556 टू 1605 का इनका पीरियड था। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द मुगल एम्परर्स, सबसे महान कहा जाता है इसको, अकबर को, मुगल रूलर्स में। फॉर ही नॉट ओनली एक्सपैंडेड बट ऑल्सो, इसने अपने एम्पायर को सिर्फ एक्सपैंड ही नहीं किया बट इसको कंसोलिडेट किया, उसको स्थिर किया, मजबूत बनाया उसको। His empire making it the largest, strongest and the richest, strongest and the richest kingdom of his time. Akbar succeeded in extending the frontiers of the empire to the Hindu Kush mountains. उसने इसकी जो फ्रंटियर्स थी उसको हिंदू कुश माउंटेन तक फैला दिया। हिंदू कुश माउंटेन ऊपर आप देखेंगे तो नॉर्थ में काराकोरम रेंज के ऊपर, इंडिया का जहाँ फ्रंटियर्स है उसके ऊपर है हिंदू कुश माउंटेन्स, उसके नीचे है पामीर नोट, वहां तक फैला दिया मुगल एम्पायर को। एंड चेक द एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स ऑफ द उज्बेक्स ऑफ तुरान, यहाँ तक कि उज्बेक्स ने बाबर को वहां से भगाया था, तो अब वो वहां तक सेंट्रल एशिया तक भी जो है ना इनकी पावर पहुंच रही थी और उनको भी चेक करते थे, मतलब उनको भी ये क्या करते थे, क्या बोलते हैं, एक कंपटीशन दे रहे थे, एक कंपटीशन वहां पर भी दिया जा रहा था। उज्बेक्स एंड द सफाविद्स ऑफ ईरान, और यहाँ तक कि ईरान के जो सफाविद्स थे वहां तक भी जो है ना अब इनकी सीमाएं पहुंच रही थी, मतलब इनका जो मुगल रूल था वो यहाँ तक फैल गया था। ये अकबर के टाइम की मैं बात कर रही हूँ। आप ये कहें कि जो है बहादुर शाह जफर के टाइम पर भी मैडम इतना ही बड़ा एम्पायर था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं था उस समय तक। ठीक है, धीरे धीरे सब फ्री हो गए थे, धीरे धीरे सब अपने को इंडिपेंडेंट सबने कर लिया था, सब इनसे अलग हो गए थे। अकबर हैड 3 फेयरली एबल सक्सेसर्स। उसके बाद अकबर के बाद 3 जो उसके सक्सेसर्स थे वो कौन कौन से थे? सबसे पहले फिर जहांगीर था। ठीक है, जहांगीर के बाद में शाहजहां था, शाहजहां के बाद में औरंगजेब था। लेकिन औरंगजेब के बाद के जो सक्सेसर्स थे वो कैसे थे? वो इतने पावरफुल नहीं थे। तो 1707 के बाद में, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, मुगल एम्पायर जो है वो क्या होने लगा? डिक्लाइन होने लगा। मुगल एम्पायर, मुगल रूलर्स की पावर कम होने लगी आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण अगर आप सर्च करेंगे तो मुगल, इन कारणों में सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण आता है वो है औरंगजेब की मृत्यु 1707 में, 1707, और उसके जो डिसेंडेंट्स थे वो इतने पावरफुल नहीं थे। इसीलिए 1707 से 1707 से फिर 1857 तक, जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ तब तक, 1857 तक बहादुर शाह जफर का ही रूल था, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र के लिए था क्योंकि उनको पेंशन दी जाती थी और उनको सिर्फ जो है वो एक नेम के लिए उनको जो है हेड कहा जाता था कि ये मुगल रूलर है। बाकी जो है ना उनकी पावर उनके हाथ में अब कुछ नहीं थी। औरंगजेब की डेथ के बाद में भी 1707 में, औरंगजेब की डेथ के बाद में भी 1857 तक जो है वो मुगल्स का ही रूल रहा। ठीक है, मुगल्स का जब रूल खत्म हुआ ऑफिशियली तो उसके अंग्रेजों का रूल आ गया। हालांकि अंग्रेजों ने तो पहले से ही रूल करना शुरू कर दिया था और मुगल्स को तो है पहले ही किनारे कर दिया था। ठीक है, तो 1526 से 1526 से 1857 तक का जो पीरियड था उसको हम मुगल रूल कहते हैं।
असल में जो था वो 1707 तक था, लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ रूलर्स जो है वो थे तो वीक, लेकिन पावर में थे। ठीक है, जब तक ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से उनको हरा नहीं दिया था और उनकी पावर अपने हाथ में नहीं ले ली थी तब तक। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। ये पेज नंबर 2